नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा चल रही हैं क्लासेस, तो दोस्तों ये है नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे हिंदी नाटक की दूसरी वीडियो है। और जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी नाटक अंधेर नगरी, यानी कि पहली वीडियो है नाटक पर। ठीक है, तो दोस्तों ये अंधेर नगरी भारतेंदु जी लिखा नाटक है, जो जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतेंदु जी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं पहली वीडियो में। तो इसमें हम सिर्फ उनकी जो अंधेर नगरी उनका नाटक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अंधेर नगरी का दोस्तों जो प्रकाशन काल है, जो उसमें लिखा नहीं है, वो है 1881। ठीक है दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त व हास्य व्यंग से परिपूर्ण नाटक है। इसमें सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन, अवमाननीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अन्य व्यवस्था सामने आ जाती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें पूरी कथा वस्तु हम दोस्तों अति सूक्ष्म से सूक्ष्म जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो भी मैटर बन सकता है वो सारा हमने इसमें दिया हुआ है। तो आप अंत तक क्लास को देखें, एक एक पॉइंट इसका आखिर तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, हमने पूरी कोशिश की है कि इस पर आधारित कुछ भी जो भी कुछ आ सकता है एग्जाम में वो ना छूटे। ठीक है, आगे दोस्तों पॉइंट है, विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बनता है। यह दिखाया गया है इस नाटक के अंतर्गत। दोस्तों लेखक ने जनचेतना को जागृत करने का प्रयास किया है, और दूसरा यह एक हास्य प्रधान मौलिक नाटक है। ठीक है, दूसरा साथ ही हम इसे कह सकते हैं यह एक प्रहसन माना जाता है, जो कि एक रूपक का भेद है। और रूपक के भेद के लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है नाटक के तत्व, भेद और निरूपण, तो वो आप देख ही लेंगे। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें यूनिट 3 की जो साहित्य शास्त्र की प्ले लिस्ट है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसका टाइटल है नाटक के तत्व निरूपण। ठीक है, आगे है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं प्रहसन क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। सिर्फ वैसे तो 10 रूपक होते हैं, उनमें से एक प्रहसन होता है, जो कि ये प्रहसन की कैटेगरी में आता है। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी प्रहसन होता है दोस्तों। इसमें एक अंक में कल्पित कथा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और हास्य रस की प्रधानता रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रहसन। यानी एक अंक होगा और कल्पित कथा वस्तु होगी और साथ में हास्य रस की प्रधानता रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इस जो नाटक है भारतेंदु जी का अंधेर नगरी में सब कुछ उन्हें मिलती हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मैंने डाल दिया प्रहसन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है इस सिलेबस के आधार पर, तो सिर्फ मैंने प्रहसन को यहाँ ले लिया है। आगे दोस्तों, इस नाटक की रचना भारतेंदु जी ने एक ही रात में की थी, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ इस नाटक में 6 छोटे छोटे अंक हैं, जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। तो यानी कि इस नाटक को 6 दृश्यों में विभाजित किया गया है। और आगे चलते हैं सर, छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। यह नाटक बाजारवादी ताकतों और राजनीति के गठजोड़ के बीच पिस रहे आम आदमी की कहानी है। और साथ ही अंधेर नगरी की रचना दोस्तों वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े की आधार बनाकर लिखी गई है। दोस्तों ये नाटक की जो रचना है, इसका मूल स्रोत है जो एक बिहार के रजवाड़े की ऐसी कहानी के आधार पर बना के लिखी गई है दोस्तों, यहाँ पर भारतेंदु जी ने। दूसरा, 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश राजा व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कार्यों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी हम कथा वस्तु समझ सकते हैं कि इस नाटक की कथा वस्तु या कथासार वो यही है कि 6 अंकों में इस नाटक में एक विवेकहीन जो राजा होता है उसकी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए अपने ही कर्मों के द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया इस नाटक की ये कथा वस्तु है। अब चलते हैं दोस्तों नाटक के पात्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पात्रों का ही आता है। तो दोस्तों हम पात्रों को हम इसमें 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक है चौपट राजा के दरबार से पहले दृश्यों के पात्र, यानी कि राजा के दरबार में जो दृश्य शुरू हुआ था, यानी चौथा दृश्य, उससे पहले यानी कि 1, 2, 3 दृश्यों को एक उनमें क्रम में बांध लेते हैं। और चौपट राजा के दरबार में अंत तक के दृश्य, यानी कि 4 से 6 तक के अंकों में जो पात्र दिखाए गए वो इस आधार पर 2 अंकों में इस पर बांट करके हम पात्रों को बताएंगे दोस्तों। कई बार पात्रों के क्रम के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस दृष्टि को देखते हुए मैंने इस क्रम में बताया। और साथ ही साथ अंक में जो कहानी है, यानी कि पहले दृश्य की और दूसरे दृश्य की, ये तो एग्जाम में पिछली बार भी आया था कि कौन से दृश्य में कौन सी घटना घटी है, तो इसको साथ ही साथ हम इसमें ये भी आपको क्रम दिख जाएगा।
तो इसलिए पात्रों को हम पहले में बांट लेंगे और दूसरे में बांट लेंगे, जिससे कि प्रश्न आ जाए तो आप आसानी कर लें। ठीक है, तो पहले 3 अंकों में जिन पात्रों की दर्शाया जाता है उनमें हैं, सबसे पहले महंत जी हैं, जो कि एक साधु और विवेकशील, दयालु, दूरदर्शी, चतुर, निर्भयी व साहसी व्यक्ति हैं। साधु जो होते हैं यहाँ पर, महंत जो होते हैं। और दूसरा उनका एक चेला होता है जिसका नाम है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, अवज्ञाकारी है, वह जीव का चटोरा है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा वाला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों नारायण दास, जिन इनका चेला नारायण दास, जो कि महंत का दूसरा शिष्य है। ठीक है, और वो आज्ञाकारी है, वह लोभ लालच से दूर रहने वाला व्यक्ति है। जैसा कि उनके गुरु होते हैं, जैसा उनको बताते हैं उन पर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे हमें आपको बताते हैं नारायण दास के बाद अन्य और जो पात्र हैं जो पहले 3 अंकों में दर्शाए जाते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अन्य है दोस्तों कबाब वाला, घासीराम जो कि चने बेचने वाला होता है, नारंगी दास हलवाई, कुंजैन जो कि सब्जी बेचने वाली एक स्त्री होती है, मुगल होता है जो मेवे बेचने वाला होता है, पाचक वाला होता है एक जो कि चूरन बेचता है, और एक जात वाला होता है, और एक बनिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये और इसके अंदर अन्य पात्र हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो घासीराम चना और सब्जी बेचने वाली कुंजैन, और ये पाचक चूरण वाला जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कथनों को बार बार पद्य के रूप में दिखाया भी गया है दोस्तों, घासीराम मतलब पाचक चूरण वाले को, तो ये महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं फिर हम, अब चलते हैं दोस्तों हम इसके दूसरे जो तथ्योतंत्र के से जो लिए गए पात्र हैं चौथे छठे तक, यानी कि दूसरे भाग पर, जो कि इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला है राजा, जो कि चौपट राजा, जो शराब के नशे में डूबा रहता है तथा न्याय और अन्याय में फ़र्क ही नहीं समझता। दूसरा उनका मंत्री होता है, जो कि दरबार का मंत्री होता है। एक उनका माली होता है, जो कि देखरेख करता है उनकी माली, उनके उद्यानों की। और चौथा होता है दोस्तों फरियादी, जो राजा के पास न्याय मांगने आता है। तो दोस्तों स्टोरी जो शुरू होती है, जो मेन क्लाइमैक्स शुरू होता है, वो फरियादी से शुरू होता है, जो राजा के पास न्याय मांगने आता है। और पांचवा होता है कल्लू बनिया, जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर जाती है। छठा होता है कारीगर, जिसने कि बनिया की दीवार बनाई थी। सातवां होता है चूने वाला, जिसने चूना बनाया था दीवार को बनाने के लिए। आठवां भित्ती होता है, जिसने चूने में पानी डाला था। तो दोस्तों सातवें चूने वाला होता है, जिसने चूना बनाया होता है उस दीवार के लिए, जिसे गारा बोलते हैं, सीमेंट जिसे अभी यूज करते हैं वो। और भित्ती, जिसने चूने में पानी मिलाया होता है। कसाई, जो मुसक होती है जिसमें पानी डाला जाता है, वो मुसक बनाने वाला कसाई होता है। और गडरिया होता है, इसकी भेड़ से वो मुसक बनाई जाती है, भेड़ की खाल से। और इसके बाद दोस्तों कोतवाल होता है, जो कि क्षेत्र का कोतवाल होता है, जिस क्षेत्र की वो शिकायत लेके आता है। और इसके अलावा राजा के 4 सिपाही होते हैं, जो गोवर्धन दास को पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है, तो ये पात्र हो गए दूसरे वाले अंक में। ठीक है, यानी कि पहले से 3 और 4 से 6 वाले में। तो ये दोस्तों पात्रों का संगठन हो गया, संयोजन हो गया। इस प्रकार से पात्र आपके सारे सामने आ गए हैं, सारे कोई भी एग्जाम में आएगा आप नहीं छूटेंगे, कंप्यूटर से कर लेंगे और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, अब इसके बाद साथ चल रहे कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि प्रमुख पंक्तियाँ हैं, इस नाटक से ली गई हैं, पद्य के रूप में हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने पूरी नहीं लिखी है, लेकिन आप समझ जाएंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो आप बता देंगे। जैसे लोभ पाप को लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। ठीक है, दूसरा है चूरन जब से हिंद में आया, और ये काफ़ी लंबी है, सबसे आखिरी पंक्ति दोस्तों, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, यानी कि चूरन रिश्वत को भी पचा देता है, ये कहना चाहते हैं चूरन वाला। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ये तो आपको सबको पता ही है। चना बनावे घासीराम, और ये चना खाए गफूरन मुन्ना। तो दोस्तों ये बहुत सारी पंक्ति है, लंबी, चने वाले की है। और जहाँ न धर्म है न बुद्धि है और नहीं कुछ और है, ये आगे जैसे चौपट राज, ये वाली पंक्ति भी काफ़ी लंबी है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। और मानने योग्य नहीं होता, ये पंक्ति यहाँ से शुरू होती है, ये केवल परिहित जाय है। तो दोस्तों यहाँ पंक्ति के रूप में, हास्य व्यंग के रूप में दोस्तों भारतेंदु जी ने काफ़ी व्यंग के रूप में दिखाया है, पंक्तियों के रूप में नाटक में। तो ये गद्य और पद्यात्मक मिश्रित रूप से नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, फिर और छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम इसकी जो मूल कहानी है, जो कथा है, उस कथा के सार पर। ठीक है दोस्तों,
तो इस कथा जो नाटक का कथानक के जो सार है हम उस पर चलते हैं। और दोस्तों इसको हमने जैसे कि भारतीय ने 6 दृश्यों में बांटा है, उसी दृश्यों के आधार पर हमने 6 दृश्यों में बांट कर 6 अंकों में बांट करके इस कहानियों के सूक्ष्म रूप में आपको दिखाए थे कथानक का सार है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले दृश्य में हमको दिखाई देंगे, सबसे पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वो अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन व नारायण दास को नगर से भिक्षा मांगने को भेजते हैं। और दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहाँ सब कुछ टका सेर बिक रहा होता है, सब चीज़ टका सेर ही होती है, एक सेर। और गोवर्धन जो है बाजार की स्थिति देखकर बहुत आनंदित होता है, खुश होता है, और तथा वो 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास लौटता था और बड़ा खुश होता है, सोचता है कि गुरुजी बहुत खुश होंगे कि 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेके आया। तो दोस्तों यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये कि हम यहाँ कथानक सार को तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेके आता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखें, यानी कथानक के सार के साथ साथ आप इनकी जो पॉइंट है उनको भी याद रखें, ध्यान जहाँ अच्छे से ध्यान से रखें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा दृश्य है मैं महंत जो होते हैं वो गुड़ी व अवगुड़ी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्य को तुरंत वहाँ से चलने को कहते हैं। परंतु गोवर्धन दास सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में, यानी कि जीभ का चटोरा होता है, इसीलिए वो गुरुजी के साथ चलने से मना कर देता है, कहता है कि मैं तो इसी शहर में रहूँगा और यहाँ पर मुझे खाने को अच्छा और सस्ता मिलता रहेगा। तो गुरुजी वहाँ उसे छोड़ के चले जाते हैं और कह देते हैं कि जब ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। गुरुजी को पता थी कि जरूर कुछ नहीं कहीं फंसेंगे मेरा चेला। अब दोस्तों चौथा जो दृश्य होता है उसमें क्या दिखाते हैं, चौथे दृश्य में फिर अंधेर नगरी के जो चौपट राजा है उसके दरबार को दिखाया जाता है और उसकी न्याय व्यवस्था को दिखाया जाता है दोस्तों। तो अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और उसकी न्याय का चित्रण यहाँ दिखाया है चौथे दृश्य में। न्याय की खोज में बनी कड़ी में बेचारे निर्दोष कोतवाल की फांसी की सजा सुनाए जाने का जिक्र यहाँ पर होता है। तो दोस्तों फरियादी आता है, उसकी बकरी मर जाती है, कहता है मेरी बकरी मर गई। तो वो उस कारण को खोजते हैं कि बकरी मर गई तो किसको सजा दी जाए। कहते हैं बनिया की दीवार से मरी। बनिया कहता है मेरी गलती नहीं है, मिस्त्री की गलती है। मिस्त्री कहता है गारे वाली गलती है। गारे वाला कहता है सीमेंट वाली गलती है। सीमेंट वाला कहता है पानी डालने की गलती है। तो ऐसे वो गलती को निकालते आखिरकार निर्णय यहाँ पहुँचता है कि वहाँ का जो कोतवाल है उसकी गलती है और उसको फांसी दे दी जाए। तो दृश्य यहाँ तक पहुँचता है चौथे वाला। पांचवा जो दृश्य है दोस्तों बहुत ही रोचक है। ये नाटक आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, और नहीं सुना तो अवश्य एक बार पढ़ें। और ये तो एक हमारे घर गांव में एक ऐसा नाटक है जो लोक कथा है जो हमेशा सुनाई जाती है। ठीक है। पांचवें दृश्य में दोस्तों मिठाई खा खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि फांसी का जो फंदा है वो दुबले कोतवाल की गर्दन में बड़ा होता है तथा गोवर्धन की गर्दन मोटी होती है और कोतवाल की जगह उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जाती है। ये होता है दोस्तों चौथे दृश्य में। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कहानी होती है और ये तो आपने सबने सुनी होगी कहानी। ऐसा नहीं है सब बड़े बूढ़े अपने घरों में सुनाते हैं, तो वो प्रथा हालांकि अब ख़त्म होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये जन लोकप्रिय कथा है जो सबने सुनी होगी। आगे चलते हैं छठे दृश्य पर दोस्तों छठा दृश्य होता है शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी है, परंतु तभी गुरुजी का आगमन होता है और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं। राजा के पूछने पर गुरु कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। अतः स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं ही को फांसी पर चढ़ाने की आगे देता है और इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा का स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये दिखाया गया छठे दृश्य में, यानी कि ये छठा दृश्य जो है इस नाटक का उपसंहार है, मूल है, और यहाँ पर कथानक की जो समाप्ति होती है बड़े अच्छी ढंग से होती है। जो दिखाना चाहिए था वो यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कथानक का सार हमने 6 दृश्यों में आपको दिखा दिया और एग्जाम की दृष्टि से हमने इसे बनाया है और एग्जाम में इसी प्रकार से दृश्य के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि पिछली बार भी नेट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम भारतेंदु की नाटक के माध्यम से प्रस्तुत अपने विचार कि बेसिकली भारतेंदु जी उस नाटक के माध्यम से अपने क्या विचार जनता तक, समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है इन विचारों का, कि भाई उन्होंने नाटक ये क्यों बनाया है, उसका क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य है, वो हम इस पर दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो उनके जो विचार हैं, जो उनके उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि सामाजिक विकृति का चित्रण उन्होंने इसमें किया है। अनेक सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों को पाठक समाज के समक्ष लाने का प्रयत्न किया गया है इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने। और दूसरा है दोस्तों नारी भावना, यहाँ पर नारी भावना का विशेष जोर दिया है और यहाँ पर वो भारतेंदु ने तत्कालीन समाज में व्याप्त वैश्यावृत्ति को अपने नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से इस वैश्यावृत्ति से जो नारी का सम्मान है उसको ठेस पहुँच रही है और जो गलत है उसको दिखाने की कोशिश की गई है नाटक के माध्यम से दोस्तों। और इसमें एक पंक्ति है जो बहुत अच्छी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो है वैश्या जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जान, चूरन चला दाल चूरन। दोस्तों एक पंक्ति है और उसी पंक्ति है चूरन चला दाल की मेड़ी,
मंडी और दाल की मंडी है दोस्तों, दाल की मंडी उसको खाएगी सब रंडी। तो दोस्तों यहाँ पर बनारस की जो दाल मंडी है उस वेश्याओं का अड्डा दिखाया गया है, इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। मतलब जो मैंने कहा जो कि इनके विचार है, जो उद्देश्य हैं, जो समाज को पहुँचाना चाहते हैं भारती न्यूज़ जी, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा और क्या है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ जो भारती न्यूज़ जी अपने इस नाटक के माध्यम से समाज को, जनता को दिखाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अगला है अंधविश्वास को इसमें बताया गया है, प्रशासन के कुचक्र को इसमें दिखाया गया है, अंग्रेजी शराब का जो विरोध है उसको दिखाया गया है, और सॉरी अंग्रेजी शासन का, दोस्तों माफ़ करना तो अंग्रेजी शासन का जो विरोध है उसमें दिखाया गया है, और जाति वर्ग के पतन पर प्रकाश आदि यहाँ पर डाला गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, और जो विचार हैं जो कि उन विचार के रूप में यहाँ पर नाटक के रूप में व्यक्त किए हैं भारतेंदु जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी और कुछ छोटी छोटी बातों को बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों। आगे है आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। अब जो हमारे समीक्षक आलोचक हैं उन्होंने क्या क्या कहा है इस नाटक के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ मुख्य। तो डॉक्टर रामविलास वर्मा जी कहते हैं कि अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्मी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा की भी प्रकट करना चाहते हैं। यह है बताया है रामविलास वर्मा जी ने इस नाटक के बारे में, जो नाटक का जो उद्देश्य ये बताया है रामविलास वर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, और ये पंक्ति थोड़ी और भी बड़ी है, लेकिन मैंने सूक्ष्म रूप में दे दी है, जिसकी एग्जाम में इतना ही सब कुछ आता है। अगर आ भी जाए एक्स्ट्रा तो समझ जाना पंक्ति यही है और रामविलास वर्मा जी की ही है। और अगला है दोस्तों 1960 में, सन 1960 में इसे प्रहसन के रूप में मंचित किया गया था, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे सामान्य प्रहसन और निरुद्देश्य रचना मानकर इसकी समीक्षा की थी। ठीक है, उस टाइम उसकी समीक्षा की थी तो ये सोचा था कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है और ये एक सिंपल साधारण सी नाटक है जो कि लोगों को हंसाने के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य मैंने आपको सबको बता दिया, और ठीक है, और उद्देश्य था इसकी समीक्षा इस प्रकार से ही की थी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। अगला है दोस्तों, हम इनकी भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी भाषा की शैली किसे प्रयोग की है। तो दोस्तों ये एक गद्य पदात्मक के मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है यहाँ पर, और विनोदपूर्ण शैली से कुशासन के दुष्परिणामों की ओर अंकित किया गया है इस नाटक में। तो दोस्तों ये हो गई है भाषा शैली का प्रयोग। अब चलते हैं दोस्तों इसके अलावा विशेष कुछ बातें, दो चार बातें कुछ जो विशेष हैं इसके बारे में और बता देते हैं हम आपको नाटक के बारे में। वो है भारतेंदु जी का यह नाटक जो है वो कई प्रयोगों के साथ खेला जाता रहा है, और भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए अंधेर नगरी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस तत्कालीन समाज में थी। और साथ ही साथ नाटक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सफल रंगमंचिता है। तो दोस्तों ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे रंगमंच पर प्रदर्शित करना बहुत ही आसान है, सुलभ है, और अच्छा भी है, और आज भी ये नाटक जगह जगह पर मंचित किया जाता है। अगला है दोस्तों, यह नाटक एक लोक कथा पर आधारित है। तो लोक कथा पर है क्योंकि ये कहानी तो आपने सुनी ही है, तो उस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट छोटे बड़े बन सकते हैं वो हमने इसमें ला करके दिखा दिए दोस्तों। यही है, खाली कहानी सुनाने से बात नहीं बनती एग्जाम में, तो कथन पॉइंट बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं, वो हमने इसमें दिखाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और ये मेरा नंबर है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या को जानकारी रखने के लिए या हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज नहीं लेते। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर जो कि भारतेंदु जी की है भारत दुर्दशा।